मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में पाया जाने वाला एक मंथली साइकिल है, जो ये इंडिकेट करता है कि फीमेल इज रेडी टू कंसीव, मतलब फीमेल इज रेडी टू बिकम प्रेग्नेंट, यानी अब उसके यूट्रस ओवा डेवलप हो चुके हैं, यानी अब उसके ओवरी में ओवा मैच्योर हो रहे हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक इंडिकेशन है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो शुरुआत होती है उसमें एक टर्म हम याद रखते हैं, मेनार्के। मेनार्के बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसके लिए एज है 11 to 12 ईयर्स। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब रुक जाता है, यानी दैट टर्म इज कॉल्ड मेनोपॉज, इसको मेनोपॉज बोलते हैं, अराउंड 45 to 50 ईयर्स। इसका मतलब 50 ईयर्स के बाद जो फीमेल है, फीमेल में ओवा मैच्योर नहीं, क्योंकि अब 50 साल की एज के बाद फीमेल में इतना, मतलब उसकी बॉडी का मतलब उसकी बॉडी इतनी प्रॉपर नहीं है कि वो प्रेगनेंसी को कैरी ऑन कर सके, प्रेगनेंसी को मतलब 9 मंथ तक प्रेग्नेंट बेबी का डेवलपमेंट हो सके। इसलिए नेचुरली उसके ओवा मैच्योर होने बंद हो जाते हैं। ओवा मैच्योर होने बंद हो जाएंगे तो फिर मेंसेस भी रुक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। आखिर ये क्यों होता है, क्यों से कैसे प्यूबर्टी पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, तब वो क्यों बंद हो जाते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या क्या होता है, तो ये सब चीजें हार्मोन के जरिए से है। सब कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, कुछ सर्टेन हार्मोन्स उनकी प्रेजेंस की वजह से होता है, कुछ हार्मोन उनकी एब्सेंस की वजह से, वो सब एक तो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दूं कि जैसे हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है बच्चों, देखो जैसे ये यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब तुम जानते हो, ये ओवरी है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो ओवरी है, इस ओवा में ना, इस ओवरी में एक ओवा मैच्योर होता है, ओवा मैच्योर होगा और ओवा इस ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। ये आ गया, ओवरी से ओवा रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आ गया, वजाइना के जरिए स्पर्म्स यूट्रस तक आया, यूट्रस के जरिए वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचकर इस ओवा के साथ फ्यूज हो गया, फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन, यानी जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट था, अब वो जाइगोट इस फैलोपियन ट्यूब से मूव करता 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 इस यूट्रस तक आ जाएगा। तो यूट्रस की जो लेयर होती है ना, ये एंडोमेट्रियम जिसे हम बोलते हैं, मैंने पहले भी पढ़ाया था तुम्हें, ये यूट्रस की जो वॉल है एंडोमेट्रियम, ये मैच्योर होती है उसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो उसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस की वॉल मैच्योर होगी, जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है वो इसके साथ अटैच हो जाए और इम्प्लांट हो जाए। तो तुम्हें समझ में आ गया बच्चों कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी में ओवा मैच्योर होगा, ओव्यूलेट होगा, रिलीज होगा, स्पर्म्स आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, और वो फर्टिलाइज जाइगोट इस एंडोमेट्रियम यानी यूटेराइन एपिथेलियम से जाकर चिपक जाता है और यहीं पर पेनिट्रेट कर कर इम्प्लांट होकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाया करता है। अब अगर ये तो तब है जब स्पर्म्स आ गया, अगर स्पर्म्स नहीं आया तो क्या होगा? जब स्पर्म्स नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये एंडोमेट्रियम जो यूटेराइन एपिथेलियम है, ये रहेगी या टूट जाएगी? बताओ बच्चों। बताओ भाई, अगर स्पर्म नहीं आया, हर साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, अगर स्पर्म नहीं आया तो ये एंडोमेट्रियम जो वॉल है यानी यूट्राइन एपिथेलियम है, ये अगर स्पर्म नहीं आया तो यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो जो ओवा था, वो तो जो मैंने बताया था, ओवा की लाइफ तो 24 आवर्स तक होती है, अगर 24 आवर्स तक स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइज हो जाएगा, अदरवाइज ओवा तो डिजनरेट हो जाएगा। तो ये जो एंडोमेट्रियम है जो साइकिल के दौरान डेवलप हुई, तो ये रहेगी या ये भी ब्रेक ऑफ हो जाएगी? सोचो जरा। अरे आवाज आ रही है भाई मेरी? यस सर। हाँ तो बताओ आज तक बच्चे, ये
एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम यूट्राइन एपिथेलियम, अगर स्पर्म नहीं आया तो ये बनी रहेगी या टूट जाएगी? सर ब्रेक हो जाएगी। हाँ, ये ब्रेक हो जाएगी और ब्लीडिंग होने लगती है। फिर क्या होगा, फिर एक बार फिर से एक ओवा मैच्योर होगा और एक ओवा मैच्योर होकर वो रिलीज होगा और रिलीज होकर वो फिर स्पर्म का वेट करेगा, स्पर्म आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो वो ओवा डिजनरेट हो जाएगा और उधर एंडोमेट्रियम जो टूट गई थी वो फिर से डेवलप होगी और फिर से डेवलप होकर, अगर ताकि डेवलप इसलिए होती है ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो फर्टिलाइज्ड एग उसके अंदर प्रॉपरली इम्प्लांट हो जाए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये एंडोमेट्रियम इज ब्रोकन डाउन, वो टूट जाती है और एंडोमेट्रियम टूटते ही ब्लीडिंग होती है। तो हम मोटे तौर पर इसी सारे इवेंट्स को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम देते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो दैट इज 28 डेज। अगर इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैं डेज में डिवाइड कर दूं, मतलब कुछ फेज में डिवाइड कर दूं, तो तुम्हें पता चल गया कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम भी डेवलप होती है जो टूट जाती और टूटती भी है, और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवा मैच्योर भी होता है, ओव्यूलेशन भी होता है। मान लेते हैं 28 डेज के साइकिल है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे 28, तो इधर यहाँ हो जाएगा 14 डेज। अब जैसे 28 डेज के बाद फिर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पहली फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो which lasts for 3 to 5 days, 3 से 5 दिन तक ये फेज रहती है, यानी ब्लीडिंग वाली फेज। उसके बाद इस फेज का नाम फॉलिक्यूलर भी बोल सकते हैं हम। फॉलिक्यूलर फेज इसलिए नाम आया बच्चों क्योंकि ओवरी में एक फॉलिकल मैच्योर होता है, फॉलिकुलर फेज, या इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेशन मतलब जो एंडोमेट्रियम थी, जो यूट्राइन एपिथेलियम थी, वो डेवलप होती है, रिपेयर होती है, जो टूट गई थी इस फेज में, जो टूट गई थी वो फिर से डेवलप होती है, इसलिए प्रोलिफरेटिव फेज। दिस लास्ट फॉर 7 to 10 days। उसके बाद ओव्यूलेशन होता है, तो मैच्योर हुआ, फिर उसके बाद ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है याद रखना बच्चों, 14th डे पर। सो दिस इज कॉल्ड ovulatory phase. Ovulation occurs on 14th day. ओव्यूलेशन के बाद तुम्हें ध्यान आ रहा होगा, ग्राफिन फॉलिकल जब मैच्योर होता था तो ओव्यूलेशन सेकेंडरी साइड तो फैलोपियन ट्यूब में आता था, तो ग्राफिन फॉलिकल का बचा कुचा पार्ट जो ओवरी में ही रहता है उसे हम बोलते थे कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये ल्यूटियल फेज, या इसको हम सिक्रीटरी फेज भी बोल देते हैं, एंड दिस लास्ट फॉर 14 days। फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, ये हमें इसकी फेजेस भी समझ में आ गई। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि ओव्यूलेशन सिर्फ 14th डे को ही हो जाता है, ब्लीडिंग 3-4-5 दिन बाद होने के बाद वो रुक जाती है, तो ये सब चीजें कैसे होती है? तो इन सब के पीछे हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं उन हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट को तो मैं ऐसे समझाता हूँ बच्चों। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था, जैसे दिस इज द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है GnRH,
गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और यहाँ से रिलीज होता है FSH। और ये FSH हार्मोन क्या काम करता है, जो ओवरी में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो फॉलिकल है उनको मैच्योर करा देता है, ये मैच्योर होता है। तो ये जो मैच्योरिंग फॉलिकल है, इनकी जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, ये एक हार्मोन रिलीज करती हैं, उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस, तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम टूट गई थी उसको फिर से रिपेयर कर देता है। दिस इज द यूट्रस। उस एंडोमेट्रियम को डेवलप करा देता है। फिर LH रिलीज होता है, LH। और LH क्या काम करता है, LH ध्यान रखना इसका ओव्यूलेशन करा देता है, तो इससे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। और सेकेंडरी oocyte जब रिलीज हो जाएगा तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। And this corpus luteum secretes another hormone called progesterone, and this progesterone maintains this endometrium। तो एस्ट्रोजन उसको रिपेयर कर देता है, दोबारा से बना देता है, और प्रोजेस्टेरोन इस हार्मोन इस यूट्राइन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है। और प्रोजेस्टेरोन किससे सिक्रीट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। और कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है, LH। लेकिन प्रोजेस्टेरोन का जो बढ़ा लेवल होता है ना, तो नेगेटिव फीडबैक दिखा देता है, तो नेगेटिव प्रोजेस्टेरोन का बढ़ा लेवल नेगेटिव फीडबैक से LH को ही रोक देता है। अब जब प्रोजेस्टेरोन जैसे जैसे बढ़ेगा LH रुक जाएगा, और LH के रुकने से कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज ही नहीं होगा। जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो जो ये एंडोमेट्रियम है ये टूट जाएगी और ब्लीडिंग हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, तो एक्चुअली तब LH के जैसा हार्मोन प्लेसेंटा बनना शुरू होती है, तो उससे रिलीज होने लगता है HCG, और वो हार्मोन LH के सिमिलर होता है। एंड तो वो कॉर्पस ल्यूटियम को फिर मेंटेन रखता है, और इससे कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, और प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखती है। समझ में आया बच्चों ये सब क्या हुआ? तो तुम्हें याद कर रखना कि ओव्यूलेशन कौन कराता है, LH। ओवा को मैच्योर कौन कराता है, FSH। एंडोमेट्रियम को कौन रिपेयर करता है, एस्ट्रोजन। एंडोमेट्रियम को कौन मेंटेन कर रखता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन किससे रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बात करते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन की मैं बात करूं बच्चों, तो जैसे यहाँ ओवा है फेलोपियन ट्यूब में, ये वेजाइना है, तो वेजाइना में स्पर्म्स आते हैं। तो वेजाइना में जो स्पर्म्स का डिपोजिशन है बाय द मेल पार्टनर दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ये वर्ड याद रखते हैं। इंसेमिनेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल्स बॉडी, फीमेल्स वेजाइना। तो फीमेल्स वेजाइना में स्पर्म्स का ट्रांसफर दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ये वर्ड याद। इजेक्यूलेशन का मतलब होता है स्पर्म्स का बॉडी से बाहर आना, यानी पेनिस से स्पर्म्स का बाहर रिलीज होना, दैट इज कॉल्ड इजेक्यूलेशन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में या वेजाइना में स्पर्म्स का रिलीज होना दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन के जरिए
जो स्पर्म्स वेजाइना में आते हैं तो वो स्पर्म्स फिर यूट्रस से मूव करते 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 कहाँ पहुंच जाते हैं, उस ओवा के पास। तो जब ओवा के पास पहुंचते हैं तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो जैसे ये ओवा है और ये स्पर्म्स हैं, ये रहे, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के लिए मैंने बताया था स्पर्म्स के ऊपर ना एक्रोजोम होता था, तो वो एक्रोजोम रप्चर होता है और उससे बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं जो स्पर्म्स को इस ओवा में पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही जाइगोट बनता है, ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट, और इस जाइगोट में बच्चों डिवीजन होने लगते हैं। तो जाइगोट बना, अब इसमें डिवीजन हुए, तो एक सेल से बन गई, फिर 2 सेल, 2 से फिर 4, 4 से 8, 8 से 16, तो जाइगोट। तो इस इन डिवीजन को हम बोलते हैं क्लीवेज। ये क्लीवेज है। क्लीवेज का मतलब ये होता है कि देखो सेल्स के नंबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चर साइज नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अभी भी जाइगोट कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब में है। तो अगर इसका साइज बढ़ने और डिवीजन फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाता है, तो अगर तुम सोचो जरा, अगर इसका साइज भी बढ़ जाए तो ये यही फैलोपियन ट्यूब में कहीं भी फंस सकता है। इसलिए जब तक कि वो यूट्रस में नहीं पहुंचता, लगभग वो 4, 5वें दिन यूट्रस में पहुंचता है और 7वें दिन इम्प्लांट होता है, ऐसे इम्प्लांटेशन 7th डे। तो तब तक इम्प्लांट ना हो जाए तब तक उसमें डिवीजन होते रहते हैं। तो क्लीवेज के बाद 4 से 8 से 16, तो 16 सेल्ड स्टेज को हम नाम दे देते हैं बच्चों मोरुला। 16 सेल्ड स्टेज इज कॉल्ड मोरुला। अब ये मोरुला अब चेंज हो जाती है ब्लास्टुला में, और ब्लास्टुला स्टेज को अब इसमें ह्यूमन के केस में इसे ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं। एंड दिस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज अटैच विद द यूट्रस, एंड जिसी को हम नाम देते हैं बच्चों इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन दिस अकर्स ऑन 7th डे। फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन इम्प्लांटेशन होता है, और जैसे ये इम्प्लांट और इम्प्लांटेशन कौन सी स्टेज में होता है, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन के बाद अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और उसके हार्ट भी बनते हैं, लिम्स भी बनते हैं, बाल भी, आंखें भी, सब कुछ बनने लगता है। तो अब वो बेबी को, अब जाहिर सी बात है वो यूट्रस से, या बेबी को यूट्रस में नरिशमेंट कैसे मिले, खाना पीना कैसे मिले, तो जैसे मैं एक डायग्राम से और समझा दूं तुम्हें हल्का सा, ये ऐसे मेरे बच्चों, बेबी एक्चुअल में जब यहाँ डेवलप होता है तो ये एंडोमेट्रियम में पूरा धस गया, ये सब एंडोमेट्रियम ही तो है, ये एंडोमेट्रियम। मान लेते हैं कि वो जो जाइगोट था वो इधर की तरफ पेनिट्रेट कर गया, ऐसे इधर धस गया। जब ये पूरा एंडोमेट्रियम के अंदर समा गया तो ये एंडोमेट्रियम से चारों तरफ से घिर गया, ये आ गया एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम। अब इस बेबी के चारों तरफ कुछ मेम्ब्रेन डेवलप होती है, देखो ये वाली मेम्ब्रेन थी, एक ये, तो इससे एक तो बिल्कुल जो बेबी को जस्ट आउटसाइड कवर करती है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एमनियन। एक मेम्ब्रेन जो और बाहर की ओर है, ये मेम्ब्रेन, ये इसके विलाई निकलते हैं जो एंडोमेट्रियम में धस जाते हैं, इनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। एक्चुअली इस मेम्ब्रेन का नाम कोरियोन होता है, तो कोरियोनिक विलाई। अब देखो ये जो विलाई है, यहाँ पर अब बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड आता है, ये इस अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड वेसल्स होती है, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। इस अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड वेसल्स होती है जो इन विलाई तक पहुंचती हैं, और इन विलाई के ब्लड वेसल्स, और इधर की तरफ एंडोमेट्रियम में मदर की ब्लड वेसल्स होती है, मदर का ब्लड होता है, तो मदर के ब्लड से अच्छी अच्छी चीज तो फीटस में आने लगती है और फीटस से खराब चीजें मदर के ब्लड में चली जाती हैं। ये जो रीजन बनता है, जो एरिया बनता है जहां पर बच्चा, फीटस और मदर कांटेक्ट में है, उनका ब्लड, जहां पर उनका एक गैसियस एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होता है,
तो इसी को नाम देते हैं बच्चों प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा इज ए पार्ट, प्लेसेंटा इज द एरिया वेयर fetus is connected with the mother's blood, and through placenta gaseous exchange occurs, exchange of waste, exchange of nutrients, ये सब कुछ होता है। ठीक है बच्चों, अब बेबी का जैसे डेवलपमेंट होता चलता है तो अब बेबी 9 मंथ में, मतलब 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज बेबी इज रेडी टू डिलीवर। डिलीवरी ऑफ बेबी को हम सिंपली नाम देते हैं, मेडिकल टर्म है पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन के लिए जब बेबी यूट्रस में है तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है। तो यूट्रस की जो स्मूथ मसल है उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है ताकि बच्चा डिलीवर हो जाए। तो बताना कौन सा हार्मोन है जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है? सर ऑक्सीटोसिन। हाँ शाबाश बच्चे, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और उसकी कारण उसकी वजह से जो यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें तेज तेज कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, और तेज तेज कॉन्ट्रैक्शन होने से जो बेबी है, बेबी इज डिलीवर्ड आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। बच्चे के डिलीवर के बाद कुछ आधा विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर फिर यूट्रस में और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, एक बार और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और उस ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन से वो जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का भी जन्म होता है, प्लेसेंटल बर्थ बोलते हैं उसे। तो बेबी की डिलीवरी के बाद आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, प्लेसेंटल पार्ट इज आल्सो डिलीवर्ड। बच्चे के डिलीवरी के बाद बच्चा बेबी स्टार्ट्स टू फीड विद द मिल्क। तो जो फर्स्ट मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क फॉर 3 to 4 डेज, शुरू के 3-4 दिनों का जो पहला दूध होता है, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। इसी को कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो फर्स्ट मिल्क आफ्टर दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोलेस्ट्रम इज essential, much essential for newborn baby, as this colostrum contains antibodies। भाई दूध तो है, उसमें प्रोटीन वगैरह तो सब होंगी, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज हैं। तो इस एंटीबॉडीज जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए कोलेस्ट्रम इज सो इम्पोर्टेंट। इसलिए माँ का दूध जो होता है वो बहुत जरूरी है बेबी को। ठीक है बच्चों, ये इसका इस चैप्टर का एक हिस्सा खत्म हुआ है। इस चैप्टर में एक दूसरा पोर्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बताया गया है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड या जैसे जो बर्थ कंट्रोल के तरीके, वो सब, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इन सब के बारे में बताया गया है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मैं बात करूं तो बच्चे इसमें मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो इसमें जैसे बैरियर मेथड है, बैरियर मेथड में कॉन्डम्स हैं जो कि डिस्पोजेबल होते हैं, यूज्ड बाय मेल कॉन्डम्स। फीमेल कॉन्डोम्स भी हैं, उनको दैट इज कॉल्ड फेमिडोम। सर एक जेली भी तो होती है, नाम भूल गया। हैं? सर एक जेली भी तो होती है ना, मैं नाम भूल गया। वो तो जेली, कैप वगैरह होती हैं। सर जेली होता है ना कुछ नाम, हाँ, जेली। वो केमिकल मेथड में आती हैं कुछ, डेल्फिन जेली, यस फोम सर। जेली। हाँ, वो दे आर यूज्ड बाय फीमेल्स। तो उनको फीमेल्स यूजुअली फीमेल अप्लाइड इन हर वेजाइना एट लीस्ट 10 to 15 मिनट्स बिफोर हैविंग सेक्स। तो उनमें स्पर्मिसाइडल होते हैं, तो वो जेलीज या जो क्रीम्स होती हैं उनमें स्पर्म्स को मारने वाले कुछ केमिकल्स हैं जिससे कि वो स्पर्म्स खत्म हो जाए। तो ये बैरियर मेथड में तो ये आगे बच्चों। अब ऐसे ही कुछ पिल्स आती हैं, ओरल पिल्स। ये जो ओरल पिल्स हैं, तो जैसे इसमें माला डी वगैरह आते हैं। तो ये ओरल पिल क्या काम करते हैं? माला डी भी है, सहेली भी है। ये पिल्स ना, ये ओव्यूलेशन को रोक देती है, प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को होने ही नहीं देती। सहेली इम्प्लांटेशन को रोक देती है। ऐसे ही कुछ और डिवाइस होते हैं विच आर यूज्ड बाय फीमेल। तो उन डिवाइस को कुल डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स या नर्सेज जो होते हैं, वो असिस्ट करते हैं और डिवाइसेस को फीमेल के यूटरस में रख देते हैं, लाइक कॉपर टी। तो ये इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, आईयूडी भी बोलते हैं, इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो जैसे कॉपर टी, तो ये क्या, जो टी शेप में होती है ऐसे, तो ये यूट्रस के अंदर रख दी जाती है। तो वहां पर ये क्या काम करती है एक्चुअल में, इससे ना धीरे 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 स्लोली स्लोली कॉपर आयंस रिलीज होते हैं। और कॉपर आयन रिलीज होंगे तो वो कॉपर आयन क्या काम करते हैं, जो स्पर्म्स पहुंचते हैं, स्पर्म्स ट्रेवल करते हैं, तो स्पर्म्स की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं। स्पर्म्स की मोटिलिटी को सप्रेस कर दिया तो स्पर्म्स वहां तक, ओवा तक पहुंचती नहीं है, इससे फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन मेथड है, स्टेराइल कर देना। जैसे उसमें आता है वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी। ये हाँ रोहन भाई, तू गलत कर आया था, इसको बताना जरा। यस सर, वेसेक्टोमी मेल के लिए यूज होता था। हाँ, वेसेक्टोमी मेल के लिए और ट्यूबेक्टोमी फीमेल। ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब। तो ये तुम्हें पता है बच्चों, वेसेक्टोमी में क्या करते हैं, वास डिफरेंस पर कट लगाकर मेल के केस में, और उसको बांध देते हैं ताकि जो स्पर्म्स वास डिफरेंस जब कट गई तो स्पर्म्स आगे बढ़ेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब पर कट लगाकर उसको बांध देते हैं, जिससे कि जो स्पर्म्स है वो ओवा तक अगेन ना पहुंच पाए।
कुछ एसटीडीज का भी जिक्र करती है एनसीईआरटी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में जो थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए कुछ पैथोजन है वो अनप्रोटेक्टेड यानी बिना कॉन्डम के या कैजुअल हम कह सकते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से कुछ पैथोजन्स हैं वो अगर कोई उनमें से कोई इन्फेक्टेड है, नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, बट इन्फेक्टेड है तो मेल इन्फेक्टेड है तो फीमेल को, फीमेल इन्फेक्टेड है तो मेल को, इस टाइप से। तो बहुत सारे पैथोजन सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। हाँ बेटा। सर जो एड्स है सर वो एक्यूट डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है? एक्यूट और क्रोनिक का क्या मतलब होता है बता ना? क्रोनिक डिजीज होती है जो लंबे टाइम तक चलती है। तो सर एड्स तो सर लंबे टाइम तक रहता है ना। हाँ तो सर कल के पेपर में आया था सर, वो बोल रहे हैं कि एड्स जो होता है वो कम टाइम के लिए रहता है ना। तो सर मेरा क्वेश्चन भी गलत कर दिया उन्होंने फिर। मलेरिया नहीं था उसका आंसर? सर ऑप्शन में मलेरिया ही था। हाँ तो मलेरिया ही तो होगा। तो सर मैं भी मलेरिया करके ही आया था सर, पर मेरा तो कुछ अलग ही काम कर रखा है इस पे। तो सर मैंने तो सब यस सर, सर मेरा भी इसमें मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ज्यादा खराब आया है। यस सर। सर अच्छा। मेरा सर ऊपर 41 जो क्वेश्चन है मैथ्स का वो हाईलाइट ग्रीन हाईलाइट करके दिखा रखा है कि करेक्ट है, पर जैसे ही नीचे अनअटेम्प्टेड वाले जो सर्कल्स होते हैं उसमें रेड कर रखा है कि मेरा 41 गलत है। अच्छा ये गड़बड़ है कुछ मतलब। और सर 2 बार ना मेरा जैसे पूरा पेपर कर रहा हूँ मैं तो 2 बार अपने आप से सारा बैक हो गया था। सर बताऊं सर मेरे साथ क्या हुआ कि सर बायोलॉजी में मतलब एसएसटी में पहले गलत थे 2 और सर अब बाद में 12 गलत कर दिया अपने आप ही, रिजल्ट अपडेट कर दिया और मेरे जो 12 गलत थे वो बायोलॉजी में घुसा दिए और जो 12 गलत थे एसएसटी में उनको ग्रीन सर्कल कर दिया। अच्छा सर पता नहीं सर क्या कर रखा है सर, मेरा तो बायोलॉजी में तो 2 नंबर दिखा रहा है बस। सर। पता नहीं सर, मैं आपको सर सारे स्क्रीनशॉट कर खींच के भेजता हूँ सर कितने करेक्ट आंसर है। और सर नंबर 2 सर मैम से, कैसे हुआ है? मैम से बात करना तो मैं ना। सर वैसे सर अनूप सर को बता दिया मैंने, अनूप सर बात कर बस रहे हैं। हाँ तो बस तो चलो बच्चों बस ये बता देता हूँ, लास्ट ये रह गया। एसटीडीज अब वो वायरस के जरिए भी हो सकती है, बैक्टीरिया के जरिए भी हो सकती है। तो बैक्टीरिया के जरिए होने वाली एसटीडीज में आता है बीमारियां साइफिलिस है, गोनोरिया है। वायरस से होने वाली जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस है, जेनिटल वार्ड्स हैं। एनसीईआरटी इतना ही बताती है और इसके अलावा तुम बैक्टीरिया का नाम लिख सकते हो। सिफिलिस जो बैक्टीरिया से करता है वो ट्रेपोनेमा बैक्टीरिया, गोनोरिया को करने वाला निजेरिया, एड्स को तो तुम जानते हो HIV, हेपेटाइटिस बी का वायरस का नाम ही हेपेटाइटिस है, जेनिटल वार्ड्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। बारिश आने लगी बहुत तेज। ये हो गया बच्चों तुम्हारा ये वाला चैप्टर पूरा। अब ऑलमोस्ट तुम्हारा सब कुछ पढ़ा दिया गया भाई, है ना? यस सर। मतलब रिवाइज ही करा दिया तो अब तो यस सर। सर अब तो कर ही लेंगे, 2 ही तो आप तो चैप्टर कर लेना तुम। और जो उसमें कोई भी डाउट हो ना तुम्हें व्हाट्सएप तो कर देंगे सर। पूछ लेना बेटा, कोई भी हो, किसी को बेफिक्र होकर व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, इतना ही करते हैं बस। अब यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज। चैप्टर खत्म। तो सर ठीक है क्लास को बच्चों, लीव कर दें अब? हाँ ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ ओके बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। बाय बाय बेटा, बाय।